और अब आज की सबसे बड़ी खबर, ऑपरेशन पायलट पर ट्रंप का बड़ा दावा। किसी ने प्लान लीक कर दिया था। पायलट के फंसे होने की मीडिया को जानकारी दी थी। ऑपरेशन लीक करने वाले को जेल भेजेंगे। क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, सुनिए। आपको बता दें, शनिवार की रात अमेरिका ने ईरान में बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया और ईरान की धरती में घुसकर अपने पायलट को सही सलामत रेस्क्यू किया। ईरान में F-15E फाइटर जेट के गिरने और पायलट के गायब होने की खबर को अमेरिका ने सीक्रेट रखा था, लेकिन घटना के कुछ ही घंटों बाद खबर सामने आ गई और ट्रंप ने लापता पायलट की खबर लीक करने वाले को अब जेल भेजने की धमकी दी है। हालांकि जिस सोर्स के जरिए जर्नलिस्ट ने यह खबर सामने की, उसको लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप ने सवाल उठाया है। अब वो चेहरा भी सामने आ गया है जिसने पायलट के बारे में जानकारी लीक की थी। द न्यूज वीक की मुताबिक पायलट के गायब होने की खबर इजरायली पीएम नेतन्याहू के एक चहेते पत्रकार ने लीक की और इस पत्रकार का नाम है अमित सेगल। न्यूज वीक के मुताबिक अमित सेगल ने टेलीग्राम चैनल पर यह खबर डाली और उसके बाद यह स्वीकार किया कि उसने ही यह खबर सबसे पहले दी। लेकिन आज खबर क्या है? पायलट की खबर लीक करने वाला इजरायली पत्रकार। खबर यह कि इजरायली पत्रकार पर खबर लीक करने का शक है और अमित सेगल ने टेलीग्राम चैनल में यह स्वीकार किया। विवाद होने के बाद बातों से अमित सेगल पलट गए। हालांकि अमित सेगल है कौन, जल्द बता देते हैं, क्योंकि इजरायल के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक विश्लेषक हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय के सीधे संपर्क में रहते हैं सेगल। हालांकि नेतन्याहू के इतने करीबी कि एक बार कैबिनेट पद की पेशकश भी हो चुकी है। अब सवाल ये, सेगल को पायलट के बारे में जानकारी मिली कहां से? बचाव अभियान के दौरान इसे क्यों जारी किया गया? यही इस रिपोर्ट में सवाल उठाए गए हैं। मेरे सहयोगी मनीष शाह इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, जिस टोनालिटी के साथ डोनाल्ड ट्रंप बात रखते हैं वो सवाल तो खड़े करती है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का इस खबर के लीक होने को लेकर सामने आ रहा रुख क्या कहीं ना कहीं एक बड़े विवाद की वजह बन सकता है जहां हम इजरायल और अमेरिका की बात करें तो? देखिए, पहली बात तो है कि एक रिपोर्टर के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर, अगर मान लीजिए मेरे पास भी ये जानकारी आई होती तो मैं भी ये खबर बताता कि अमेरिका का एक फाइटर जेट क्रैश हो गया है, ईरान में एक पायलट निकाला चले गया है और दूसरा पायलट को निकालने की तैयारी चल रही है, क्योंकि ये एक न्यूज स्टोरी है। लेकिन फिर ट्रंप तो ट्रंप है और ट्रंप को हर बात में जब तक वो विवाद खड़े ना करे तो कैसे बताएंगे। इजराइल के एक पत्रकार के बारे में, जिसके बारे में आपने डिटेल में जानकारी दी, वो उसका IDF में भी अच्छा नेटवर्क है, इजरायली गवर्नमेंट में भी अच्छा नेटवर्क है और अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन में भी उसका अच्छा नेटवर्क है। उसके लिए ये एक अच्छी स्टोरी थी। अब ये खबर लीक ना हो, ये प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। लेकिन एक पत्रकार को खबर मिलेगी तो पत्रकार तो ये खबर बताएगा ही। और ये दुनिया की सबसे बड़ी खबर थी कि IRGC की तरफ से अमेरिका के फाइटर जेट को गिरा दिया गया है, उसके 2 पायलट ईरान में हैं। तो ये इस खबर से डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन तब ट्रंप ने ऐसा क्यों किया? बेसिकली ऐसा है कि ट्रंप ये अपने समर्थकों को बताना चाह रहे हैं कि मुझे इतना ज़्यादा इसलिए वहाँ पर रिसोर्सेस लगाने पड़े, इतने कमांडो इसलिए भेजने पड़े क्योंकि नहीं तो मैं चुपचाप निकाल लाता। लेकिन ये खबर चूंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में लीक हो गई और जैसा कि आजकल आप देखते हैं कि सरकार को जब जिम्मेदारी जब सरकार पर सवाल उठने लगते हैं तो वो मीडिया के ऊपर मत्थे चढ़ना जैसे दोष मरना चाहते हैं। सिक्योरिटी फेलियर को कवर अप करने की कोशिश तो नहीं है कि वो ये बिल्कुल यही है। देखिए, उनके इंटरनल सिक्योरिटी या कहीं इंटरनल लीक को जो फेल हो गई है उसको कवर अप करने का भी प्रयास है। और प्लस ये सवाल बार बार उठ रहे हैं कि एक पायलट को बचाने के लिए जब आपने इतना मैसिव स्केल का ऑपरेशन किया तो उसके भी अपने रिस्क थे। क्या होता अगर IRGC के साथ लड़ाई में अगर हमारे 25-50 अमेरिकी सैनिक फंस गए होते तो क्या होता? तब लेने के देने पड़ जाते। तो क्या ये स्ट्रेटेजी सही है या नहीं है? मिलिट्री वाइज ये एक अलग बात है, लेकिन पॉलिटिकल नैरेटिव के तौर पर लगातार ट्रंप पर ये सवाल उनके ही देश के लोग उठा रहे थे। और ऐसे में उन्होंने एक बहुत आसान सा तरीका निकाला कि एक पत्रकार पर ही ये सारा दोष मर दिया, बजाय इसके कि वो इसकी जिम्मेदारी खुद लेते या उनका एडमिनिस्ट्रेशन लेता। तो ये एक सोचा समझा चाल है। जब सरकार फंसती है तो ऐसा करती है और अमेरिका में तो अक्सर ये होता है। बल्कि वो ये धमकी दे रहे हैं कि मैं उनको अरेस्ट कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा। करने की तो कोशिश नहीं कर दी, क्योंकि इजरायल तो चाहता है कि बड़े स्तर पर ऑपरेशंस को अंजाम देने की तैयारी जो अमेरिका कर चुका है उसे अब एग्जीक्यूट करना चाहिए। हालांकि इसको लेकर आगे रिपोर्ट्स और उस पर सवाल, लेकिन उससे पहले ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान का बयान, जहां 1.5 करोड़ ईरानी बलिदान के लिए तैयार हैं और मैं भी ईरान के लिए बलिदान देने के लिए तैयार। तो ईरान की भी पूरी तैयारी है और अब ईरान ने यह मैसेज दे दिया है। हालांकि ईरानी राष्ट्रपति मसूद
पेज़ेश्कियान ने जो बयान दिया उसे जरा समझिए कि कैसे अब लोग एकजुट हो चुके हैं और अब ईरानी लोग बलिदान के लिए तैयार हैं। और यह भी कहा कि मैं भी ईरान के लिए बलिदान देने के लिए तैयार हूं। अब एक और बड़ी खबर, जहां ईरान में महिलाओं की परेड की तस्वीरें भी सामने आई और सड़क पर उतरी सैकड़ों महिलाएं, कुछ महिलाओं के हाथों में राइफल। महज एक तस्वीर नहीं, एक वो संदेश है जिससे साफ है कि किस तरीके से ईरान पूरे स्तर पर एकजुट होकर लड़ने के लिए तैयार है। अब एक और बड़ी खबर है और ये मध्य पूर्व में अचानक तेज होती अमेरिकी तैनाती को लेकर आज एक और बड़ी खबर है, जहां 5000 अमेरिकी मरीन्स मध्य पूर्व पहुंचे। आर्टिलरी ब्रिगेड, गनर्स की भी तैनाती, इजराइल में एयर टैंकर्स की नई तैनाती। फिलहाल इसको लेकर क्या ऐलान हुआ है और ये तैनाती है क्या, क्योंकि मध्य पूर्व में अमेरिका ने पिछले एक हफ्ते में तैनाती को बढ़ा दिया है। जल्द एक इंफॉर्मेशन आपको देते हैं डोनाल्ड ट्रंप के उस ऐलान के साथ, जहां ईरान को दहलाने के प्लान को लेकर इंफॉर्मेशन जरूरी है। और ये जो इंफॉर्मेशन है ये ईरान के आसपास हुई तैनाती को लेकर इंफॉर्मेशन है, जहां 142वीं फील्ड आर्टिलरी ब्रिगेड है, 3 रेजिमेंट के 3000 से 4000 गनर है और LHA-7 हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन, साथ ही 5000 अमेरिकन मरीन्स। इसके अलावा मध्य पूर्व में पहले से जो तैनाती है उसमें 82वीं एयरबोर्न बटालियन, 10वीं माउंटेन डिवीजन और साथ ही 11वीं MEU, USS अब्राहम लिंकन, USS जॉर्ज बुश, USS बॉक्सर, USS त्रिपोली। लेकिन एक और बड़ी खबर है, ये मध्य पूर्व में एक और डिस्ट्रॉयर की तैनाती को लेकर खबर है, जहां USS अर्ली बर्ग की तैनाती संभव है। और अमेरिकी समंदर से रवाना हुए USS अर्ली बर्ग को लेकर ही मनीष आपसे भी सवाल करूंगी, क्योंकि इस खबर की डिटेल सामने रखने के साथ कई बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर अमेरिका की इस तैयारी का मतलब क्या है। हालांकि ये सवाल उस लिहाज से क्योंकि रणनीतिक ऑप्शन के तौर पर यह तैयारी बड़ा संकेत है, वहीं बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, एयर डिफेंस और टॉमहॉक स्ट्राइक क्षमता कैसे इस डेटरेंट स्ट्रैटेजी को बदलती है, इसको लेकर मनीष आपसे सवाल करूंगी। उससे पहले ये इंफॉर्मेशन, जहां मध्य पूर्व में अमेरिकी डिस्ट्रॉयर और USS अर्ली बर्ग मध्य पूर्व पहुंच सकता है, अमेरिकी नेवी को मजबूती देगा। मध्य पूर्व में पहले से 2 युद्धपोत तैनात हैं और USS अर्ली बर्ग अत्याधुनिक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। वहीं कितना खास है, लंबाई है 155 मीटर, स्पीड है 55 किलोमीटर प्रति घंटा और 300 क्रू मेंबर्स। रडार से बचने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। एयर डिफेंस, एंटी मिसाइल सिस्टम और एंटी शिप और एंटी सबमरीन वॉरफेयर कितने हथियारों से लैस है, टॉमहॉक क्रूज मिसाइल, SM-2, SM-6 मिसाइल, टॉर्पेडो और फॉलिंग CIWS। मैंने डेटरेंट स्ट्रैटेजी को बदलने को लेकर बात इसलिए भी करी, इससे क्या पता लगता है मनीष, क्या स्मॉल स्केल ऑपरेशन की तैयारी या फुल स्केल ऑपरेशन को देखते हुए ये बहुत जरूरी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ऑपरेशन पायलट के सफलता के बाद ट्रंप और उनकी सेना के हौसले बुलंद हैं। उनको ये लगता है कि ईरान के भीतर घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन किया जा सकता है और IRGC अपने जो बड़े बड़े दावे कर रही थी, बड़े बड़े माहौल बना रही थी, लेकिन असलियत में जब 100 के करीब कमांडो अमेरिकी पहुंचे और 1000 से ज़्यादा IRGC के फोर्स के लोग वहां पर थे, तब भी वो उन कमांडो को पायलट को निकालने से नहीं रोक पाए। तो मिलिट्री वाइज ये एक उनके लिए एक टेस्ट केस था और जिसकी हम और आप पहले भी चर्चा कर रहे थे कि अब और अधिक आपको ग्राउंड ऑपरेशन दिखेंगे और आप देखिए कि 48 घंटे में वही डेवलपमेंट होता हुआ जा रहा है। अब यहाँ पर सवाल आ रहा है कि ये डिस्ट्रॉयर और दूसरी वॉरशिप क्यों भेजी जा रही है, ताकि जब ग्राउंड ऑपरेशन होंगे तो उस वक्त उनको कवर किया जा सके, उस वक्त उनको बैकअप सपोर्ट दिया जा सके। वहीं ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अमेरिका के अरकानसास से 142 आर्टिलरी ब्रिगेड के सैनिकों को भी भेजा गया है और इस तरह से 50,000 से अधिक सैनिक अभी मौजूद हैं जो कि ग्राउंड ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जैसा ग्राउंड ऑपरेशन अपने ऑपरेशन पायलट के दरमियान देखा था, ठीक उसी तरीके के ग्राउंड ऑपरेशन और आपको दिखाई देंगे लिमिटेड स्केल पर अभी, और फिर धीरे धीरे फुल स्केल पर, फिर चाहे वो खर्ग आइलैंड में हो, फिर चाहे वो हॉर्मुज को खुलवाने को लेकर हो या फिर न्यूक्लियर मटेरियल को अपने कब्जे में लेने को लेकर हो। इस तरह के कई ग्राउंड ऑपरेशन अभी आपको अमेरिकी सेना के दिखाई देंगे, क्योंकि उनका एक ऑपरेशन अभी ग्राउंड पर सफल हो चुका है। एयर स्ट्राइक को लेकर ही मनीष अगली बड़ी खबर है और डिटेल दिखाते हैं कि किस तरीके से एयर स्ट्राइक्स तेहरान में हो रही हैं और हवाई अड्डों को टारगेट किया गया है। जहां तेहरान में US इजराइल के इस बड़े हमले को लेकर खबर यह कि मेहराबाद हवाई अड्डे पर भीषण बमबारी हुई और इस हमले में हवाई अड्डा पूरी तरह तबाह। ये देखिए तस्वीर।
अब सऊदी अरब के जुबैल में ईरान का भीषण वार। ईरान के मिसाइल अटैक से शहर दहल गया। इस हमले में बुरी तरह प्रभावित हुई इंडस्ट्रियल सिटी। मारेगा इधर, बड़े मारे, अरे ड्रोन मारा इधर। इरबिल की एक और तस्वीर, क्योंकि इराक के इरबिल से रोजाना तस्वीरें सामने आती हैं। दावा किया जाता है यूएस बेस पर अटैक को लेकर। ईरानी हमलों से कैसे अमेरिकी बेस दहल गया, ये एक और तस्वीर। कई धमाकों के बाद यूएस बेस में तबाही का दावा। अब इस्फहान में विध्वंसक बमबारी। ईरान का इस्फहान, नजफाबाद के पहाड़ों पर बारूदी प्रहार। यूएस इजराइल हमले में भयंकर तबाही। इस्फहान में ही ईरान की मिसाइल सिटी है, ईरान का तीसरा सबसे बड़ा शहर, जहां एक बार फिर इस हमले से मिसाइल सिटी को टारगेट किया गया। अब ईरान के मशहद शहर पर हमले की तस्वीर देखिए। गैस स्टेशन को टारगेट किया गया। इस हमले के बाद शहर में भीषण तबाही। इंडस्ट्रियल सेक्टर हो या गैस स्टेशन, हर तरफ बड़े स्तर पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। इन हमलों के बीच तैयारी है स्पेशल ऑपरेशन को लेकर। और आज एक और बड़ी खबर है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर ऑपरेशन, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के ऑपरेशन को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप भी बड़े दावे कर चुके हैं। फिलहाल एक बड़ी खबर यह है, जहां हार्मूज में स्पेशल ऑपरेशन इजराइल चलाएगा और ईरान को टारगेट करने का यह विध्वंसक प्लान है। कुछ हफ्तों तक इजराइल का यह ऑपरेशन चल सकता है। फिलहाल हार्मूज की जानकारी इजराइल जुटा रहा है और इजरायली मीडिया के हवाले से इस रिपोर्ट में क्या दावा किया गया, नेतन्याहू का ये ऑपरेशन हार्मूज है क्या, फिलहाल खबर सुनिए। सैन्य तरीके से हार्मूज संकट के हल को लेकर बात। वहीं हार्मूज में स्पेशल ऑपरेशन भी चलेगा और इजराइल ईरान को टारगेट करेगा। हार्मूज से ईरानी पकड़ खत्म की जाएगी। अब संभावना क्या है, इजराइल के सर्जिकल छुपे हुए ऑपरेशन संभव है, साथ ही ईरानी जहाजों या सप्लाई बोट्स पर भी सीक्रेट हमले, ड्रोन बोट से टैंकर, IRGC बोट्स पर हमला, ईरान के तटीय मिसाइल बेस पर सटीक हमले और हाई वैल्यू टारगेट इजराइल खत्म करेगा। समुद्री बारूदी सुरंग हटाने का भी ऑपरेशन है। और बड़ी बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में आक्रामक कदम से युद्ध की आग और ज्यादा भड़क सकती है। अब इराक के कुर्दिस्तान में ईरान के वार की तस्वीर, जहां कई धमाकों से कैसे इलाका दहल गया, वो तस्वीरें सामने आई और मिसाइल और ड्रोन हमले से कैसे निशाना बनाया गया, ये देखिए तस्वीर। दक्षिण लेबनान, इजराइल का हवाई हमला, मारा के कस्बे पर इजराइल ने मिसाइल दाग दी। इस हमले के बाद कई लेबनानी नागरिक घायल हुए। अब हिजबुल्लाह का इजराइल पर जवाबी हमला और हिजबुल्लाह ने 2 बख्तरबंद वाहनों को तबाह कर दिया। आपको बता दें, लेबनान में मौजूद इजरायली वाहन को उड़ाने का दावा हिजबुल्लाह ने किया। एक और बड़ी खबर, और ये ईरान पर अमेरिकी इंटेलिजेंस की वो रिपोर्ट जहां युद्ध से ईरानी सत्ता और मजबूत हुई है। खैमनी के बाद IRGC का प्रभाव बढ़ चुका है। सत्ता पर IRGC की पकड़ मजबूत हो चुकी है और हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का प्रभाव बरकरार है। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से इस खबर को लेकर एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि ईरान पर अमेरिका से खुफिया रिपोर्ट है। ईरान की सरकार गिरने की स्थिति में नहीं है। भारी हमलों के बावजूद ईरान की सत्ता कायम है और सबसे ज्यादा ताकत अब IRGC के पास है। युद्ध के बाद IRGC का ईरान पर ज्यादा कंट्रोल है और नेतृत्व धाराशाही, लेकिन शासन की संरचना अटूट है। खमेनी की मौत के बाद भी सिस्टम चलता रहा और शासन की संस्थाएं सक्रिय हैं, नियंत्रण बरकरार है। ईरान कमजोर, लेकिन शासन पहले से ज्यादा और कठोर। ईरानी शासन और कट्टर रुख अपना रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का प्रभाव बरकरार है, यही इस रिपोर्ट में दावा किया गया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान को फिर धमकी दे दी और ईरान को एक रात में खत्म कर सकते हैं। ईरान के खात्मे की रात कल भी हो सकती है। 1 मिनट में हजारों कमांडो उतर सकते हैं और ईरान में कमांडो मिनटों में उतर सकते हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम, मैंने ईरान को 10 दिन दिए थे, पुल और पावर प्लांट उड़ा देंगे, वो पाषाण युग में चले जाएंगे। कल ही हमने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से पिछले कई दिनों में कई अल्टीमेटम्स दे चुके हैं, लेकिन आज के इस अल्टीमेटम के बाद एक और बड़ा सवाल, क्या कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप? ईरान पर कारपेट बॉम्बिंग और निशाने पर पावर प्लांट, परमाणु केंद्रों पर अटैक, ग्राउंड ऑपरेशन को हरी झंडी और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में ऑपरेशन। हालांकि ईरानी तेल पर कब्जा अब
कहां यूएस हमले संभव हैं? बुशन न्यूक्लियर पावर प्लांट एकमात्र सक्रिय परमाणु बिजली प्लांट है, और शाहिद राजाई थर्मल प्लांट जो कि सबसे बड़ा थर्मल प्लांट है, नेका पावर प्लांट जो कि कैस्पियन सागर के पास है, और दमाबद पावर प्लांट हाई कैपेसिटी गैस प्लांट। इसके अलावा परंत पावर प्लांट तेहरान के पास ये प्लांट मौजूद है। इस बीच ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर IRGC का बयान सामने आ चुका है, जहां ट्रंप की धमकियों को बेबुनियाद बोला गया है। ट्रंप की बातें भ्रमित करने वाली हैं, IRGC का कहना है। ईरान की जंग नहीं रुकेगी। अब एक और बड़ी खबर यह कि अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमले की विस्तृत योजना तैयार कर ली है और दोनों देशों के बीच अब कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक फ्रेमवर्क तय हो चुका है। ईरान पर कहां हमले करने हैं, लिस्ट तैयार है। इजरायली मीडिया के हवाले से फिलहाल इसको लेकर क्या बड़ा दावा किया गया, यही इंफॉर्मेशन, क्योंकि ईरान पर हमला पार्ट 2, अमेरिका इजरायल की प्लानिंग, जहां सेंटकॉम IDF चीफ के बीच बातचीत और बातचीत के बाद हमले पर सहमति और हमले की योजना पूरी तरह से तैयार है। ऑपरेशनल जिम्मेदारियों का भी बंटवारा हो चुका है। ईरानी टारगेट चिन्हित हो चुके हैं। ऊर्जा ढांचे पर पहला हमला संभव है, जबकि सरकारी संपत्तियों को भी निशाना बनाया जा सकता है। मनीष, अब सवाल उस ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर भी, जहां आपने थोड़ी देर पहले खर द्वीप का भी जिक्र किया था, और ये बात इसलिए क्योंकि अब क्या आइलैंड वाइज ये लोग ऑपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं? क्योंकि एक्सपर्ट्स का एक और सवाल है, आप भले ही ग्राउंड ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन उस ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए आपका विजन क्या है? आप क्या टारगेट अचीव करना चाहते हैं? बिल्कुल, आपके सवाल का जवाब मैं अभी तुरंत अभी घटी एक घटना के जरिए देना चाहता हूं कि अभी एक आदमी मेरे पास आया और उसने कहा कि क्या आपको पता है कि कल सुबह इजरायली टाइम 4 बजे से असली युद्ध शुरू होगा। अच्छा। मतलब आप समझ रहे हैं इजराइल में क्या सोचा जा रहा है। इजराइल में यही सोचा जा रहा है कि अब जाकर वो युद्ध शुरू होगा जहां से ईरान को और अधिक नुकसान पहुंचाया जाएगा। देखिए, इजराइल चाहता है कि ईरान इतना कमज़ोर हो जाए कि कभी भी इजराइल के लिए अब नए खतरे के तौर पर नहीं देखा जाए, और इजराइल ने इसके लिए लंबी तैयारी की थी। पहले हमास को ख़त्म करना, फिर हिजबुल्लाह को ख़त्म करना, फिर हुती को ख़त्म करना, और अमेरिका के साथ मिलकर लगातार 1 साल के भीतर 2-2 जंग लड़ना ताकि ईरान के साथ, ताकि ईरान इतना कमज़ोर हो जाए कि इजराइल के अस्तित्व के लिए कोई खतरा ना हो। तो ये इजराइल की अपनी एक सोच थी, और अब इजराइल के सरकार को, इजराइल की सेना को, इजराइल के लोगों को ये लगता है कि अब वो स्टेज आ गया है जहां पर ईरान को असली हिट किया जा सके, और उसके लिए वो लोग वही समय बता रहे हैं, यानी कल भारत में जब सूर्योदय होगा उस समय से आप देखेंगे कि ईरान में और अधिक प्रबल तरीके से युद्ध होगा, चाहे वो अमेरिकी स्ट्राइक के तौर पर हो, इजरायली स्ट्राइक के तौर पर हो। और ऐसी बात नहीं है कि ये किसी एक व्यक्ति की ये भावना है, इस तरह की ये एक इजरायली सोच, और उन्हें लग रहा है कि उसी दिशा में चीज़ें आगे बढ़ी जा रही है। और इसी, अगर आप ग्राउंड पर भी देखें तो ईरान की जिस तरह से घेराबंदी अब की जा रही है ग्राउंड ऑपरेशन के मद्देनज़र, जिस तरीके से ट्रंप ये बात कह रहे हैं, भले ही ट्रंप अपने डेडलाइन को आगे पीछे करते रहेंगे, लेकिन अमेरिका और इजराइल की तरफ से उसी डायरेक्शन में अब ईरान को हिट किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि अब उसके तहत केवल मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होंगे, बल्कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत जो दूसरी चीज़ें हैं, ब्रिज, पावर प्लांट, और ऑलरेडी इजराइल ने ऐसा शुरू कर दिया है। तो कल से ये युद्ध और अधिक भयानक, तीव्र और बड़े स्तर पर आपको दिखाई देने वाला है। और उसकी शुरुआत होने में भले ही कुछ घंटे बाकी हैं मनीष, लेकिन उससे पहले राजधानी तेहरान से तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, क्योंकि तेहरान में बमबारी हो चुकी है और इजरायली सेना ने किस तरीके से हवाई हमले किए उसकी एक और तस्वीर है। एयरपोर्ट समेत अहम ठिकानों पर कैसे प्रहार हुआ, थोड़ी देर पहले आपको तस्वीर दिखाई, जहां एक साथ 3 एयरपोर्ट्स पर हमले को लेकर दावा किया गया। और इस बीच इजरायली सेना ने इन तस्वीरों के साथ एक और बड़ा दावा किया है कि किस तरीके से तेहरान में देर रात लगातार हवाई हमले होते रहे और एयरपोर्ट समेत अहम ठिकानों को टारगेट किया गया। अब तेहरान में ही इजरायल के हवाई हमलों को लेकर एक और खबर, सेंट्रल तेहरान पर बारूदी प्रहार और इजरायली विमानों ने बॉम्ब गिराए। तो अगले फेज के ऑपरेशन के लिए तैयारी पूरी, लेकिन एक और बड़ी खबर, अब ईरान युद्ध में एटमी विध्वंस की आशंका, और ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमले अमेरिका कर सकता है, ऊर्जा ठिकानों पर हमले ट्रंप कर सकते हैं, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब के इस्तेमाल की छूट डोनाल्ड ट्रंप दे सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान पर ट्रंप बरसाएंगे मदर ऑफ ऑल बॉम्ब, अमेरिका का सबसे शक्तिशाली नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब। आधिकारिक नाम है GBU-43। बॉम्ब का वजन है 10,000 किलो।
इसमें 8,500 किलो विस्फोटक सामग्री होती है। धमाके से 11 टन TNT के बराबर दबाव पैदा होता है और C-130 हर्क्यूलिस विमान से गिराया जाता है। अब सऊदी अरब के अल जुबैल में हमले की तस्वीर। जुबैल में ईरान ने मिसाइलों से प्रहार किया और एक और हमला। ये पेट्रोकेमिकल प्लांट पर मिसाइलों से अटैक को लेकर खबर है। आसमान में एक साथ कई मिसाइलें दिखी। ईरान का सऊदी अरब में रॉकेट से वार। अल जुबैल इंडस्ट्रियल सिटी पर रॉकेट गिरा। एक और तस्वीर सामने आई। रॉकेट हमले के बाद कैसे लगी आग। सऊदी अरब में रॉकेट से हमले के बाद की तस्वीर।